नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी पर। आज की चर्चा वाकई बहुत खास होने वाली है। जैसे जमुना देवी जी का जिक्र आता है। हाँ, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से बुआ जी बुलाते थे। आपको बता दूं, वो मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थीं। अच्छा, पहली महिला विपक्ष की नेता। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में वो राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी। अरे वाह, मतलब राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा, खासकर जब हम सोचते हैं कि उस दौर में एक महिला का राजनीति के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। और उमा भारती जी का भी तो नाम है ना इसमें, वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हाँ, लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? उमा भारती जी व्यक्तिगत क्रम में राज्य की 15वीं मुख्यमंत्री थीं। एक मिनट, 15वीं? हाँ, मतलब 14 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बीत जाने के बाद जाकर राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर से शीर्ष तक का सफर, मतलब महिलाओं के लिए कितना लंबा रहा है। बिल्कुल। और इसी सफर में संपत्तियां उइके जी का नाम भी बहुत अहम है। छिंदवाड़ा से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वो छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल रही है ना? एकदम सही। ये बताता है कि राज्य के छोटे क्षेत्रों से उठी आवाजें कैसे पूरे देश की व्यवस्था का हिस्सा बन रही थीं। अच्छा, व्यवस्था और लोकतंत्र की बात हो रही है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेक्चर में पुराने विधानसभा भवन का जिक्र है, मिंटो हॉल। हाँ, जो राज्य की राजनीतिक वास्तुकला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी, मतलब मिंटो हॉल का निर्माण बेगम सुल्तान जहां ने करवाया था। हाँ, भोपाल की बेगम ने। और उसका नाम एक ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया। और आज़ादी के बाद 1956 से लेकर 1996 तक हमारी विधानसभा वहीं से चली। जी हाँ, पूरे 40 साल। अरे बाप रे, मतलब आज़ाद भारत का लोकतंत्र एक ब्रिटिश नाम वाली इमारत से चल रहा था। क्या नई इमारत बनाना जरूरी नहीं था? देखिए, सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम 1956 के हालात को समझे ना, तो मध्य प्रदेश एक बिल्कुल नया गठित राज्य था। कई रियासतों को मिला के बनाया गया था। बिल्कुल। तो उस समय सरकार की पहली प्राथमिकता भव्य इमारतें बनाना नहीं था। प्राथमिकता थी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा। अच्छा, मतलब जो जगह उपलब्ध थी उसी का इस्तेमाल कर लिया गया। हाँ, मिंटो हॉल में पर्याप्त जगह थी और ये इमारत सत्ता के हस्तांतरण की कितनी बड़ी कहानी कहती है। जो कभी राजशाही का केंद्र थी, वहीं से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने राज किया। वाकई ये बहुत दिलचस्प है। और फिर 1996 में जाकर हमें इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के रूप में नई इमारत मिली। सही कहा। तो खजुराहों को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। 9वीं और 10वीं सदी में चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था, लाल बलुआ पत्थर से। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि इब्न बतूता ने भी अपने लेखों में इनका जिक्र किया था। हाँ, और बाद में आधुनिक दुनिया के लिए इनकी खोज टी.एस. बर्ट ने की थी। लेकिन लेक्चर में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है कि ये मंदिर नागर और पंचायतन शैली में बने हैं। हाँ। अब नागर तो समझ आता है कि उत्तर भारतीय शैली है, लेकिन ये पंचायतन क्या है? कई लोगों को लगता है कि इसका पंचायत से कोई लेना देना है। मुझे भी यही लगा कि शायद पंचायत बैठती होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचायतन वास्तुकला की एक बहुत ही खास शैली है। पंच मतलब 5। अच्छा। तो इसमें एक मुख्य देवता का बड़ा मंदिर बिल्कुल बीच में होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। अरे, तो इसे हम एक सौरमंडल की तरह समझ सकते हैं, जहां बीच में सूरज है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। यह केंद्र और उसके विस्तार को दर्शाता है। खजुराहों का जो सबसे बड़ा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, हाँ, उसमें ये शैली बहुत ही भव्य रूप में देखने को मिलती है। लेकिन खजुराहो को लेकर एक दुखद बात भी है ना। लेक्चर में बताया गया है कि मूल रूप से यहाँ 85 मंदिर थे। हाँ, लेकिन अब सिर्फ 25 ही बचे हैं। 60 मंदिर गायब हो गए। मतलब समय की मार या आक्रमण? दोनों चीजें हैं। सदियों तक ये घने जंगलों में छिपे रहे, तो मौसम ने पत्थरों को कमजोर किया। लेकिन जो 25 बचे हैं ना, जैसे सबसे प्राचीन 64 योगिनी मंदिर, वो इतने अद्भुत हैं कि 1986 में ही उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। वाकई कमाल की बात है। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम प्राचीन कूटनीति की बात करते हैं। हाँ, अवंती का इतिहास,
जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। जिसका बौद्धकालीन नाम अछूतगामी था, है ना? राजा चंड प्रद्योत के समय से ही वो बहुत ताकतवर था। बिल्कुल। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी एक विदेशी राजदूत की कहानी सुनकर हुई, हेलियोडोरस। यूनान के राजा एंटिलकेट्स का राजदूत? हाँ, वो भागमित्र शुंग के समय भारत आता है, विदिशा जाता है और हमारी संस्कृति से इतना प्रभावित होता है कि वैष्णव धर्म अपना लेता है और वहां गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है, जिसे आज खाम बाबा कहा जाता है। मतलब आप सोचिए, आज के समय में कोई विदेशी कूटनीतिज्ञ भारत आए और भारतीय संस्कृति अपना ले, ये तो प्राचीन काल की ग्लोबल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। बिल्कुल। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं है। खजुराहों का पत्थर या विदिशा का स्तंभ हमें ये बताता है कि उस समय का समाज बाहरी विचारों को कितनी आसानी से आत्मसात कर रहा था। तो इंदिरा सागर डैम का नाम सबसे ऊपर आता है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जिसे पुनासा डैम भी कहते हैं। और इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो बस कल्पना करें, इसका बैक वाटर इतना विशाल है कि उसने हनुवंतीय टापू जैसा एक पूरा नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बना दिया। मतलब इंसान और प्रकृति ने मिल के एक नया भूगोल रच दिया है वहां। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात मुझे खटक रही है। क्या? लेक्चर में एक तरफ इंदिरा सागर जैसे मेगा डैम की बात है और दूसरी तरफ एक आंकड़ा है कि राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई लगभग 67% कुएं और ट्यूबवेल से होती है। हाँ, 2/3 हिस्सा। तो मतलब इतने बड़े डैम होने के बावजूद आज भी किसान जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर हैं। देखिए, यहाँ जो बात अब सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये विकास के 2 अलग-अलग स्तरों को दर्शाता है। मतलब डैम, बिजली और कुछ खास इलाकों की सिंचाई के लिए अच्छे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा पठारी है। मतलब जमीन ऊबड़-खाबड़ है। बिल्कुल। तो हर जगह नहरें बिछाना तकनीकी रूप से मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर सिंचाई आज भी ट्यूबवेल से ही करनी पड़ती है। अच्छा, अब समझ आया। और ऊर्जा की अगर बात करें तो राज्य में बहुत शुरुआत में ही छलांग लगा दी थी। हाँ, 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हो गई थी, 177 मेगावाट क्षमता के साथ। और इसका मुख्य काम था नेपानगर न्यूज़पेपर मिल को बिजली देना। और फिर 1965 में अनूपपुर के चचाई में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन भी आ गया। ऊर्जा के साथ साथ खनिज संपदा भी तो बहुत है। मैंगनीज को ही ले लीजिए। बालाघाट की खदानें, तिरोड़ी, रमरमा और भरवेली, ये तो मैंगनीज के लिए मशहूर है। और सबसे ताजा आंकड़ा तो ये है कि 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश अब मैंगनीज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, भूगोल और प्रकृति की बात चल रही है तो लेक्चर में मौसम को लेके एक बड़ा अजीब सा टर्म था, द्वितीय गर्मी या सेकंड समर। हाँ, सितंबर अक्टूबर के महीने में। ये क्या होता है? मतलब बारिश के बाद फिर से गर्मी? होता यह है कि जब मानसून लौट रहा होता है तो आसमान एकदम साफ हो जाता है और जमीन में नमी होती है। तो जब सीधी धूप उस नमी पर पड़ती है तो उमस और तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है। इसी को द्वितीय गर्मी कहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा लॉजिकल है। खैर, अब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से आगे बढ़कर उनके संरक्षण की बात करते हैं, जंगलों और वन्य जीवों की, जो मध्य प्रदेश का असली दिल है। बिल्कुल। राज्य का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा, जिसे कान्हा का गहना भी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है, लेक्चर में भूर सिंह द बारहसिंघा का जिक्र है, जो कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर है, मस्कॉट। जी, जिसे रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला नेशनल पार्क है। बिल्कुल, शायद इसीलिए हम टाइगर रिजर्व के मामले में भी देश में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा 9 प्रोजेक्ट टाइगर्स है हमारे पास। पहला कान्हा किसली था और 9वां माधव नेशनल पार्क है। हाँ, और याद रखने वाली बात है कि 1999-2000 में सतपुड़ा नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इन जंगलों को संभालने के लिए 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। बिल्कुल। और देखिए, जंगल सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, वहाँ हमारा इतिहास भी है। भीमबेटका की गुफाएं, जी, जिनकी खोज 1957 में डॉक्टर वीएस वाकणकर ने की थी। और अब तो उनके सम्मान में रातापानी अभयारण्य का नया नाम वीएस वाकणकर अभयारण्य कर दिया गया है। और आदिवासी संस्कृति भी तो इन्हीं जंगलों से जुड़ी है। राज्य के कुल 313 विकास खंडों में से 89 आदिवासी विकास खंड है। 89 आदिवासी ब्लॉक, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन अब इन जंगलों से निकलकर जरा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
तो राज्य भविष्य की उड़ान भी भरवा है। नई एविएशन नीति 2025। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत जरूरी कदम है। अभी तो हमारे पास कुल 8 सक्रिय हवाई अड्डे हैं ना? हाँ, लेकिन 9वां उज्जैन में प्रस्तावित है। 1 नवंबर 2025 को इसकी घोषणा हुई है आगामी सिंहस्थ के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो सिर्फ 2 ही हैं, इंदौर और भोपाल। बिल्कुल। आप सोचिए, मांडू जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर जाने के लिए भी सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर ही है। तो ये जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं ना, रीवा, सतना, दतिया, ये कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और पर्यटन को सीधा फायदा पहुंचाएंगे। वाकई। और कनेक्टिविटी से इतिहास तक पहुंच आसान हो जाती है। जैसे बड़वानी के राजपुर तहसील में एक ऐतिहासिक प्रतीक है, तीर गोला, नांगलवाड़ी में। हाँ, तो इस तरह की छोटी छोटी जगहों तक भी लोग पहुंच सकेंगे। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए? हाँ, हमने 1956 के मिंटो हाल की राजनीति से बात शुरू की थी। फिर हेलियोडोरस के प्राचीन गरुड़ स्तंभ, खजुराहो के पत्थरों और बारासिंघा के संरक्षण को समझा। और इंदिरा सागर डैम से लेकर 2025 की नई एविएशन नीति तक का सफर तय किया। राज्य के हर रंग को खंगाला है हमने आज। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचारणीय बात यह है। जी बताइए। जब हम 1953 के चांदनी ताप विद्युत केंद्र से लेकर आज के इन नए एयरपोर्ट्स का सफर देखते हैं ना, तो असली चुनौती ये नहीं है कि हम कितना नया निर्माण करते हैं। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती ये है कि क्या हम विकास की इस तेज दौड़ में खजुराहो की उस वास्तुकला और भीमबेटका के जंगलों जैसी अपनी मूल पहचान को बचाए रख पाएंगे। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। विकास और विरासत के बीच का ये संतुलन ही असल मायने में हमारी परीक्षा है। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस विचार को जरूर अपने जहन में रखें। आज की इस दिलचस्प और ज्ञान से भरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके आप सभी के काम आएगी। नमस्कार। नमस्कार।